हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीमा एकेडमी। और आज आप देखने वाले हैं जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसमें हम देखेंगे शिक्षण क्यों कराना आवश्यक है। इसके साथ ही शिक्षण कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है, आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षण में मुझे रुचि है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य में क्या होती है, रुचि होती है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को बार बार करता है। वही इसका यहाँ पे उत्तर बताया गया है कि आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षण में मुझे क्या है, रुचि है। यानी यदि किसी व्यक्ति को शिक्षण के कार्य में रुचि होती है तो वह शिक्षण का कार्य कराना चाहता है या करता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे। तो जब शिक्षण भर्ती की परीक्षा जब आप क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो इसके पश्चात हमें कहीं भी शिक्षण का कार्य करना होगा। यानी आप किसी भी जगह, किसी भी अन्य प्रदेश में जाकर भी क्या कर सकते हैं, शिक्षण का कार्य करा सकते हैं, शिक्षण का कार्य संपन्न करा सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है। देखिए, अब यहाँ पे आपके मानसिक योग्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर लेंगे और पास करने के बाद भी यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। किसी भी भाग में आप शिक्षक बनने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपने अध्यापक व्यवसाय क्यों अपनाया, आपको इसमें रुचि है। वही हुआ पहला जो आपका क्वेश्चन था, व्यक्ति को जिस कार्य में क्या होती है, रुचि होती है, वो व्यक्ति उसी कार्य को क्या करता है, बार बार करने का प्रयास करता है। आगे आप देखेंगे, नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है, यदि इन सब में एक ही बराबर वेतन हो तो आप किसे करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, कई कार्य हों और कई कार्यों में यदि वेतनमान भी कैसा हो, समान हो, तो आप किस कार्य को करना पसंद करेंगे, शिक्षक को बनना, यानी शिक्षक का कार्य करना पसंद करेंगे। क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें आपको शांति मिले। हर कोई जाना चाहता है। केवल शिक्षक ही देश और समाज की जागृति ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि वही छात्रों का दिशा निर्देशन करते हैं, यानी छात्रों को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। तो ये जो आप शिक्षक को देखते हैं, इसी कारण शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो एक प्रभावी एवं सफल शिक्षण तभी माना जाएगा जब व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा जो विषय है उस विषय को क्या किया जाए, स्पष्ट किया जाए। यानी आप किसी व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा विषय को स्पष्ट करते हैं तो आपके द्वारा किया गया शिक्षण प्रभावी भी रहेगा और सफल भी माना जाएगा। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है। कब प्रभावी हो सकता है, जब बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप ही उनको क्या की जाए, शिक्षा दी जाए। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है, यानी जिज्ञासा का गुण बढ़ता है। इसी के साथ यदि आप देखेंगे, यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हों तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे। देखिए, यदि छात्र क्या है कि जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहा है, तो हमें उस अरुचि का कारण जानने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कौन सा कारण है जिस कारण वह बालक उस शिक्षण में या पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले पा रहा है, उसमें उसको अरुचि है, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं, छात्र आपसे प्रश्न करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे। हो सकता है उनका कोई अलग से प्रश्न हो, तो उस प्रश्न को शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे और उनको हम बताएंगे।
एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? अब इससे जो लाभ होता है, इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, साथ में छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे, और छात्र जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अनुशासन में भी रहेंगे। इस कारण जो छात्र शिक्षक जो होते हैं, शिक्षकों को अपने छात्रों के अधिक से अधिक नाम जानने चाहिए। ये इनके लाभ होते हैं। शिक्षण सफल होता है कब होता है? जब विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं। देखिए यहाँ पर कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। क्रियाएं प्रतिक्रियाएं एक तो सकारात्मक होती हैं, एक नकारात्मक होती हैं। जब विद्यार्थी के समस्यात्मक स्थितियों के प्रति यदि प्रतिक्रिया समस्यात्मक जो होती है उसके प्रति यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से होती है, तो हमारा जो शिक्षण होता है ये कैसा माना जाता है? सफल माना जाता है। शिक्षण एवं सीखना होता है कक्षा के कमरे में और घर में, दोनों जगह। देखिए बालक हैं, सीखना यानी जो आपकी अधिगम की क्रिया होती है, ये आपकी कहीं भी हो सकती है। कक्षा के कमरे में भी हो सकती है और घर में भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा के कमरे में भी शिक्षण और सिखाना हो सकता है, और यहाँ पर यदि आप देखें तो घर, दोनों जगह हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो देखिए सबसे अधिक यदि आप यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विधि को मानते हैं तो व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप है। यानी व्याख्या होनी चाहिए और उसके क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। ये शिक्षण विधि की एक सर्वश्रेष्ठ राय एक शिक्षक के तौर पर अपनी हो सकती है। अध्यापन कार्य को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जो पाठ होते हैं, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। यानी जो पाठ है उस पाठ को क्या करना चाहिए, छात्रों की सहायता से या छात्रों के सहयोग से क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो अगला आपका हो जाएगा, इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। यानी विद्यार्थी को उसके बारे में कितनी जानकारी है, ये हमें सूचना पहले से होनी चाहिए। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय पर होती है। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था, सीखना यानी कौन सी क्रिया होती है, अधिगम की क्रिया होती है। अधिगम की क्रिया किसी भी स्थान पर संपन्न हो सकती है और किसी भी समय पर संपन्न हो सकती है। और अधिगम यानी ही क्या कहलाता है, आपका सीखना कहलाता है।